Hello class 6th. Let's continue with the chapter Introduction to Small Basic. In previous class we learned what is small basic, how we open a small basic and what are the components of small basic. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि स्मॉल बेसिक होता है, हम उसको ओपन कैसे करते हैं और ओपन करने के बाद स्क्रीन पर जो शो होता है उसको हम क्या क्या कहते हैं. बिफोर क्रिएटिंग एनी प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी मस्ट नो सम टर्मिनोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. हमें किसी भी प्रोग्राम के अंदर अपना प्रोग्राम बनाने से पहले उस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती है. So let's start with the terminology of small basic. Terminologies of small basic. Let's learn some terminology of small basic. First one is variable. सबसे पहला है variable. A variable is a location in a computer memory that is used to store data temporarily. Variable क्या होता है? वो एक मेमोरी में लोकेशन होती है जहाँ पर आप अपना डेटा टेम्परली स्टोर करके रख सकते हो, कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हो. देर आर सम रूल्स दैट नीड टू बी फॉलो वाइल नेमिंग अ वेरिएबल. इसके कुछ रूल होते हैं जब भी आप वेरिएबल को डिफाइन करते हो, जब भी आप वेरिएबल को प्रोग्राम में लिखते हैं तब उसके कुछ रूल्स होते हैं. द फर्स्ट वन रूल इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम शुड बी अ लेटर फॉलोड बाय एनी लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर कैरेक्टर. For example, b, b2 and b-4 are some variable names. जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जब भी आप कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम के अंदर लेते हैं तो वो एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. A to Z के अंदर से कोई भी लेटर हो सकता है और उस लेटर के बाद में आप चाहे तो दूसरा लेटर ले सकते हैं, कोई नंबर ले सकते हैं या सिंबल में डैश का ऑप्शन लेकर और कोई नंबर लिख सकते हैं. The second one is string variable name should have dollar symbol as the last character. जो string variables होते हैं उनके लास्ट में डॉलर का सिंबल आता है. जैसे एग्जांपल है नेम डॉलर एंड $1 are some examples. Name dollar and $1 are some example of string variables. टाइप्स ऑफ वेरिएबल. देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल के दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज न्यूमेरिक वेरिएबल एंड सेकंड इज स्ट्रिंग वेरिएबल. अ न्यूमेरिक वेरिएबल होल्ड ओनली द नंबर वैल्यू. न्यूमेरिक वेरिएबल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग. न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर सिर्फ नंबर वैल्यू होती है, उसके अंदर सिर्फ नंबर आता है और उनको और डिवाइडेड किस तरीके से किया हुआ है, इंटीजर और फ्लोटिंग टाइप के अंदर. इंटीजर टाइप. द टाइप होल्ड्स ओनली इंटीजर वैल्यूज. इट डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट. 56, 78 एंड -9876 आर सम एग्जाम्पल्स. सबसे पहला है इंटीजर वैल्यू. इंटीजर टाइप का, इंटीजर का मतलब होता है ओनली नंबर. अगर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तो ये एक इंटीजर है. अगर हम लिखते हैं 1.1 ये एक इंटीजर नहीं है. इंटीजर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ नंबर्स आते हो, नंबर के अलावा कुछ भी पॉइंट या पॉइंट के बाद में कोई वैल्यू नहीं होती है. फ्लोटिंग टाइप. इट होल्ड्स अ वैल्यू दैट कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट. फ्लोटिंग टाइप जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू आती है. जो हम पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखते हैं वो आती है. जैसे 78.98 या -54.8. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज के. द सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल इज स्ट्रिंग वेरिएबल. अ स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन्ड अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर. अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज एनक्लोज्ड विद डबल कोट. Within the quotes it can be either a number or character. Double quote small basic and double quote 1 2 3 4 5 6 are some example. String variables के अंदर आप जब भी लिखेंगे तब आप हमेशा उसको डबल कोट, सेमीकोलन, डबल कोट के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखेंगे. और इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे इन्वर्टेड कॉमा में इसमें बेसिक लिख रखा है, या इन्वर्टेड कॉमा में आप स्मॉल बेसिक लिखते हैं, या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं,
तो ये कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रिंग वेरिएबल्स की। सेकेंड टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स आर द वेरिएबल whose वैल्यू डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल जब भी हम डिफाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू हम लोग पूरे प्रोग्राम के अंदर कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल किसी प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसकी पूरी वैल्यू किस प्रोग्राम के अंदर चेंज कर सकते हैं। बट कांस्टेंट की वैल्यू पूरे प्रोग्राम के अंदर जब भी वो प्रोग्राम रन कर रहा है कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट के अंदर कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक कांस्टेंट। A numeric constant is integer value. It can either be positive or negative. न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर आप नंबर्स वैल्यू लिखते हैं और वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है। जैसे 2 to 4 -7.4 +12, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट। A string constant is a sequence of characters 0 to 9 and special symbols like percentage, question mark, hash, etc. within a double quotes. String constants के अंदर आप sequence of characters होते हैं और वो डबल कोट्स के अंदर होते हैं। इसके साथ आप कुछ सिंबल्स भी यूज ले सकते हैं जिसमें परसेंटेज है, क्वेश्चन मार्क है या हैशटैग का सिंबल आप यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं डबल कोट्स रैम एंड डबल कोट्स +61432। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स के। आफ्टर द स्ट्रिंग कांस्टेंट की दो हो गए। नाउ कम्स टू द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल और कांस्टेंट्स। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अलग अलग सिंबल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट्स के ऊपर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स प्रेजेंट इन स्मॉल बेसिक। स्मॉल बेसिक के अंदर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। लेट्स स्टार्ट विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म्स द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म्स करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और इसके अलावा एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इसके अंदर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू। इनके सिंबल्स आपको सबको पता है, प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल। मल्टीप्लाई के लिए हम लोग स्टार का सिंबल लेते हैं जो हमारे कीबोर्ड पर होता है, और डिवाइड के लिए हम लोग स्लैश का सिंबल लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए हम लोग एक एक्सपोनेंशियल का सिंबल यूज करते हैं जो कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट के साथ अगर हम 6 प्रेस करेंगे तो आता है। सो दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हम लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर्स ट्रू वैल्यू एंड रिटर्न्स ट्रू 1। अगर वो ट्रू भेज रहे हैं तो 1 शो करेंगे, और अगर वो फॉल्स दे रहे हैं तो वो 0 शो करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो 2 वैल्यूज के बीच में आइदर ट्रू और फॉल्स, 0 या 1 की वैल्यू के साथ में वो परफॉर्म करते हैं। अगर जो आपने ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन के अंदर कोई टास्क किया है, कोई प्रोग्राम बनाया है, तो अगर वो सही होगा तो वो ट्रू वैल्यू देंगे, अगर वो गलत होगा तो वो फॉल्स वैल्यू देंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड नॉन इक्वलिटी ऑफ टू वैल्यू। अगर आपकी टेबल आपके सामने देख रहे हैं, यू कैन सी अ टेबल ऑन योर स्क्रीन। देयर इज एन ऑपरेटर्स, उसके फंक्शंस, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और उसका रिजल्ट शो कर रहा है। एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने x को 10 माना है और y को 5 माना है। नाउ इफ आई एम यूजिंग फर्स्ट ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर, देन x इज ग्रेटर देन y। x की जो वैल्यू है वो y से बड़ी है।
x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है 5, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू हमारे y की वैल्यू से बड़ी है। अगर हम सेकेंड ऑपरेशन यूज करते हैं लेस देन का, तब x इज लेस देन y, तब क्या आएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है y से बड़ी है, तो x लेस देन तो नहीं हो सकता y से, तब वैल्यू आएगी, तब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। इसी तरह अगर आप इक्वल्स टू चेक करेंगे या ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेक करेंगे या लेस देन इक्वल्स टू चेक करेंगे, तो उनकी वैल्यू का जो भी रिजल्ट होगा, चाहे वो बड़ी वैल्यू ट्रू होगा तो ट्रू आएगा और फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। सबसे लास्ट है इट चेक्स द नॉन इक्वलिटी ऑफ टू वैल्यूज। x इज नॉन इक्वलिटी ऑफ टू वैल्यू, x और y की जो वैल्यू है उन दोनों में कोई समानता नहीं है। सबसे लास्ट ऑपरेटर जो आप देख रहे हैं, इट चेक्स द नॉन इक्वलिटी ऑफ टू वैल्यू। नॉन इक्वलिटी मतलब दोनों की वैल्यूज के अंदर कोई समानता नहीं है, x और y की वैल्यूज अलग अलग है, तब आप चेक करेंगे इट्स अ नॉन इक्वलिटी वैल्यू। अगर दोनों की वैल्यू, जैसे x की भी वैल्यू मैं 10 दे रहा हूँ और y की भी वैल्यू मैं 10 दे रहा हूँ, तो क्या वो नॉन इक्वलिटी है? नहीं, दोनों की वैल्यू एक ही है। अगर मैं x की वैल्यू a दे रहा हूँ और y की वैल्यू मैं 10 दे रहा हूँ, तब क्या वो नॉन इक्वलिबिलिटी है? यस, तब वो नॉन इक्वलिबिलिटी है, क्योंकि a और 10 दोनों बराबर नहीं होते हैं। सो यू कैन यूज दीज ऑपरेटर्स इन योर प्रोग्राम फॉर चेकिंग योर कंडीशंस। अगर आप कोई कंडीशन चेक करना चाहते हैं तब आप ये प्रोग्राम्स यूज करेंगे। अगर अर्थमेटिक ऑपरेशंस चेक करना चाहते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अगर चेक करना चाहते हैं तो आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज करेंगे। और अगर रिलेशनल को चेक करना चाहते हैं, कि दो के बीच में कोई रिलेशन चेक करना चाहते हैं कि ये इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है या ये इसके बराबर है, तब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। नाउ लेट्स चेक द थर्ड ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर। Logical operators. Logical operators combines two or more relational expressions and return the result as true or false. Logical operators जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा conditions को, जो हमने इससे पहले relational operations पढ़े थे, उनकी दो या दो से ज़्यादा conditions को अगर हमें एक साथ चेक करना है तब हम logical operators का यूज़ करते हैं। So ये भी ट्रू और फॉल्स के अंदर ही हमारा रिजल्ट रिटर्न करती है। इसका जो फर्स्ट ऑपरेटर है, द फर्स्ट ऑपरेटर ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज एंड। इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ द रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर ट्रू। ये तभी ट्रू वापस भेजेगा जब दोनों कंडीशंस आपकी सही होगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन गलत हुई तो ये क्या करेगा, उस रिजल्ट को फॉल्स कर देगा। जैसे एग्जाम्पल्स, z is greater than x and z is greater than y। z जो है वो x से भी बड़ा है और z जो है वो y से भी बड़ा है। z की कंडीशन दोनों में बराबर है। अगर z की जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो x और y दोनों से बड़ी आ रही है, तब तो ये ऑपरेशन, तब तो ये लॉजिक जो है ये सही है। लेकिन अगर z की वैल्यू y से या x से, दोनों में से किसी से भी एक से कम हुई, तो ये लॉजिक क्या है, गलत हो जाएगा। सेम अगर नीचे वाला एग्जांपल देखें, x इज ग्रेटर देन z एंड y इज लेस देन x, सो द रिटर्न वैल्यू इज फॉल्स। x की वैल्यू z से तो बड़ी है लेकिन y की वैल्यू x से छोटी है, तो जो भी हम x और y की वैल्यू देंगे उसको ये चेक करेगा कि क्या ये सही है कंडीशन। अगर कंडीशन सही है तब तो ये ट्रू देगा, और अगर कंडीशन गलत है तो ये क्या देगा, फॉल्स। इसका नेक्स्ट ऑपरेटर है और इट रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब अगर हम दो और यूज कर रहे हैं, एंड का मतलब तो क्या होता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए। लेकिन और का मतलब होता है या तो ये कंडीशन सही हो, या तो फर्स्ट कंडीशन सही हो, या सेकंड कंडीशन सही हो। या तो फर्स्ट कंडीशन सही हो या फिर सेकंड कंडीशन सही हो। और जो भी कंडीशन सही होगी ये उस कंडीशन को चेक करेगा और आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा उसके अकॉर्डिंग। y इज ग्रेटर देन x and
y इज ग्रेटर देन और y इज ग्रेटर देन z, y या तो x से बड़ा है या y जो है वो z से बड़ा है। अब हमें y की वैल्यू को साथ में दोनों को चेक तो जरूर करना है कि y किससे बड़ा है। y x से भी बड़ा हो सकता है या y z से भी बड़ा हो सकता है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि y बड़ा है या नहीं है। सो दो टाइप के रिलेशनल ऑपरेशन है, वन एंड, सेकंड और। पहला जो है वो एंड है और सेकंड जो है वो और है। ओके, कीवर्ड्स ऑफ स्मॉल बेसिक। स्मॉल बेसिक जब भी हम यूज करते हैं, चाहे हम कोई भी प्रोग्राम यूज कर रहे हो, चाहे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब होता है जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज किए जाते हैं। जब भी हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं तब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लैंग्वेज लिखने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड इन प्रोग्रामिंग। रिजर्व्ड वर्ड, रिजर्व्ड का मतलब होता है कि ये प्रोग्राम द्वारा ऑलरेडी लिखे गए हैं। अब आपको जो प्रोग्राम लिखना है वो इनको यूज करने के बाद में अलग से कुछ लिखना है। आप इनको यूज कर सकते हैं बट इनको ऑलरेडी प्रोग्राम ने लिख रखा है। These words cannot be used as variable name और constant। ये वेरिएबल और कांस्टेंट के नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। जो नीचे आप अगर ब्लू पट्टी के अंदर देख सकते हैं, ब्लू स्ट्रिप के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। आप इनको ना तो वेरिएबल नेम में यूज कर सकते हैं और ना ही कांस्टेंट नेम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी स्पेसिफाइड। इन वर्ड्स का मीनिंग, इन वर्ड्स को क्यों यूज किया गया है, इसका मीनिंग ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर स्टोर होता है। अगर हम इन वर्ड्स में से कोई वर्ड को यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर स्टोर होता है। देयर आर 14 कीवर्ड्स इन स्मॉल बेसिक। स्मॉल बेसिक के अंदर 14 कीवर्ड्स हैं जो नीचे दे रखे हैं। while, go to, if, step, sub, then, to, for, else, else if, and for, and if, and while, and sub। इन सब वर्ड्स के मीनिंग जो है वो स्मॉल बेसिक ने अपने अकॉर्डिंग लिख रखे हैं। जैसे इसका सबसे अगर सिंपलेस्ट एक वर्ड आप लोग देख सकते हैं तो गो टू लिखा हुआ है। गो टू का मतलब होता है कि आपको वहां पे जाना है। गो टू का मतलब क्या होता है, आपको वहां पे जाना है, सबसे सिंपल मीनिंग के अंदर। कि स्मॉल बेसिक ने भी ये लिख रखा है कि गो टू का मतलब होता है कि आप गो टू लिखने के बाद में आगे जो भी स्टेप लिखेंगे आपका प्रोग्राम अपने आप वहां पे वापस चला जाएगा, उस स्टेप पे वापस चला जाएगा। अगर आप इफ लिख रहे हैं तो इफ का मतलब उसने लिख रखा है कि इफ एक कंडीशन है कि अब आप इफ के बाद में कंडीशन लगाएंगे। इफ के बाद में आप लिखेंगे कि अगर मैं ऐसा सोचता, इफ आई कैन प्ले, अगर मैं खेल सकता, तो इफ एक कंडीशन का वर्ड है। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है स्मॉल बेसिक के अंदर। हम जैसे जैसे इनको यूज करेंगे वैसे वैसे हमें ये ज्यादा समझ में आएंगे। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट प्रोग्रामिंग इन स्मॉल बेसिक। So before starting programming in small basic, you learn all this thing and understand। आप इसको सबको अच्छे से देखें और पढ़ें, क्योंकि अब आप जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको प्रोग्राम लिखते वक्त इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो टुडे आज हम इतना ही करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक। Thank you.